हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मिंडा इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी का जो काम है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको पता होगा एक फिनिश्ड कार होती है, यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि कोई कार हो गई, कोई पैसेंजर व्हीकल हो गई, तो उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। उसके अंदर अगर हम देखें तो कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, और उसके अलावा इनके जो क्लाइंट की अगर हम बात करें, यानी कि BMW इस कंपनी के क्लाइंट है, उसके अलावा फोर्ड, अगर हम देखें तो KTM भी इस कंपनी का क्लाइंट है। तो सारे बड़ी बड़ी कंपनी इनसे अपना रॉ मटेरियल लेती है, क्योंकि देखिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट वो बना रहे हैं तो उनके लिए ये एक रॉ मटेरियल ही है। उसको आप ऑटो कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो स्विचिंग सिस्टम, एकॉस्टिक सिस्टम और उसके अलावा एलॉय व्हील्स यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये अगर हम देखें तो एक इन बेसिक अगर हम समझे तो ये जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। अब देखिए, लगभग 21,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप, एक मिड कैप ये कंपनी है। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री का P 145 का है और ये आपको भी 63 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही मिल रहा है। आपको लगेगा कि इसका जो वैल्यूएशन है काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पिछले 4 क्वार्टर्स के बेसिस पे ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाला गया है, जिसमें जो पिछला क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला, जहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो अगर हम उसको हटा दें तो ये जो रेशियो का नंबर है ये 40 से 45 का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई भी इशू इस स्टॉक में नजर अभी तक नहीं आते हैं। अब अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी 6.74 टाइम्स है, और ये वैल्यूएशन हमेशा इस स्टॉक में रहने वाला है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, इसका डिविडेंड एकदम नी के बराबर है, क्योंकि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा बिलीव करती है। तो यहाँ पर आप डिविडेंड के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर ही फोकस करना होगा। अब अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर्स से कंटिन्यूसली अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 4 क्वार्टर्स नहीं, 4 फाइनेंशियल ईयर, सॉरी तो मैंने थोड़ा गलती से गलत बोल दिया था। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से थोड़ी हमें कम होती हुई नजर आई है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो एक जब अगर आप देखोगे एक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, अगर वहां पर डिमांड कम होगी तो सीधी सी बात है कि रॉ मटेरियल की भी डिमांड वहां पे कम होगी। तो उससे सीधी सी बात है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन कंपनीज से वहां पे बार्गेनिंग करवाएगी और इन कंपनीज का वहां पे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमें कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, अब फिर से वो डिमांड हमें अराइज होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे महिंद्रा की जो XUV 700 आई है, उन्होंने लगभग 1 घंटे के अंदर लगभग 50,000 गाड़ियां उनके ऑर्डर्स आ गए थे, मतलब इतनी बुकिंग हो गई थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरी हमें डिमांड दिखाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरी ऑटो इंडस्ट्री में फिर से अच्छी डिमांड आ रही है, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर पैसेंजर व्हीकल्स हो, सारे व्हीकल्स में यहाँ पे हमें अच्छी डिमांड अराइज होती हुई नजर आ रही है। तो वहां पे एट दी एंड जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उससे भी यहाँ पे अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अराउंड 69% का जो होल्डिंग है वो तो सिर्फ प्रमोटर्स के पास ही पड़ा है। देखिए, अगर इतना होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के पास ही पड़ा रहेगा तो मार्केट में जो फ्री फ्लोटिंग है वो बहुत ही कम है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास भी यहाँ पे 8.95% का होल्डिंग है। तो देखिए 30% में से 8.95% तो इनके पास ही है, और उसके बाद में 10.93% का होल्डिंग यहाँ पर DIIs के पास है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 30% में से अराउंड 19% की होल्डिंग की अगर हम बात करें तो FIIs और DIIs की मिला के देखिए, अगर हम फ्री फ्लोटिंग की बात करें तो अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स का माल फ्री फ्लोट होता है, तो वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10.27% है।
तो देखिए अगर मार्केट में सप्लाई कम होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर उस शेयर को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने वाला ही है। ये बात आपको समझनी होगी। और यहाँ पर एट दी एंड अगर हम देखें तो जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है। अब अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए यहां से अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के कंपैरिजन में तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर काफी अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। अराउंड 20% की ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के सेल्स के नंबर में देखने को मिली थी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर भी अराउंड 15% बढ़कर 142 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ था। लेकिन उसके बाद कोविड की सेकंड वेव आ गई और कंपनी का रेवेन्यू फिर से वहां पे हमें अराउंड 25% गिरता हुआ नजर आया और प्रॉफिटेबिलिटी तो अगर हम देखें नी के बराबर ही कंपनी की रही। लेकिन देखिए कोविड की सेकंड वेव थी, अगर कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है अगर उतना ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा तो वहां पे सीधी सी बात है प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हैं। अब अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो लास्ट के जो 2 फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 1920 और 2021 वाले वहां पर पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए इश्यूज रहे हैं और वहां पे इस कंपनी के रिटर्न रेशियो पे भी हमें असर पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन मुझे लगता है जो डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो यहाँ पे कंपनी हमें कामकाज करती हुई नजर आ रही है तो वहां पे एक अच्छा एडवांटेज कंपनी को मिल सकता है और वहां पे लगभग जो रिटर्न के नंबर्स है रिटर्न ऑन इक्विटी वाले नंबर्स इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक हमें लगभग 15% तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और आरओसी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर लगभग 18-19% के लगभग निकल कर आ सकता है और रिटर्न ऑन एसेट के नंबर मुझे लगता है कि 5.5 से 6% रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी आ सकता है। लेकिन देखिए ये जो ऑटो इंडस्ट्री वाली जो कंपनीज है यहाँ पर आप 20% 25% का आरओई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर एक मारुति जैसी कंपनी है जहाँ पे एक वो डेट फ्री कंपनी है वहां पर आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन रॉ मटेरियल सप्लायर है यहाँ पर आप इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके कस्टमर्स होती है और यहाँ पर एक अच्छी खासी बार्गेनिंग उनकी तरफ से यहाँ पे की जाती है तो ये एट द एंड इतना जो मार्जिन नहीं रह पाता है तो एट द एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स भी इतने अच्छे यहाँ पर नहीं रहते हैं। अब अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार कंपनी का डेट कम हो रहा है और अभी 0.38 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है। तो अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे कंपनी का काफी स्टेबल है। अगर आप देखोगे 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे 38 पैसे का डेट कंपनी ने लिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 5.39 टाइम्स है यानी कि जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 5 टाइम्स अभी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। और जिसमें से देखिए 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए इतना अच्छा भी नहीं रहा है वो अभी तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और बढ़ेगी वहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें कंपनी का और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए धीरे धीरे कंपनी का डेट कम होगा इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी का कम होगा तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमें ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब ये देखिए 768 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अराउंड अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो लगभग 7 से 8% ऑलरेडी इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल गया है। देखिए मिंडा इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा कि ये है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में फ्री फ्लोटिंग बहुत कम है। अगर डीआईएस या फिर एफआईएस वगैरह उनके थ्रू अगर यहाँ पे कभी भी कोई स्टेक सेल वगैरह होता है वहाँ पे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा और उससे हो सकता है कि वहाँ पे स्टॉक में हमें 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिले। तो ये एक इशू मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन ठीक है मेरे ख्याल से कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का होल्डिंग और बढ़ सकता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी आज कोई न्यूज आई थी कि कोई ग्रुप है वो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर लगभग $1 बिलियन रुपीज डालने वाले। तो वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रॉ मटेरियल्स के लिए ये कंपनी भी काम कर रही है तो वहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके वॉच में होना चाहिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए। अगर थोड़ा करेक्शन होता है मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। बाकी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इतना कुछ वॉल्यूम वगैरह इतना कुछ ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना स्कोप नहीं है कि कुछ अच्छा यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे एक ही दिन में 500% का स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मिंडा इंडस्ट्रीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।